जिले के जिला नोडल अधिकारी हैं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सर को आवाज़ देता हूँ कि सर अपने विषय साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर हमारे विद्यार्थियों के लिए उद्बोधन देने का कष्ट करें। सर, स्वागत है सर। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। चलिए, थैंक यू आपको कि आपने मुझे छात्रों के बीच एक बार फिर से लाने की कोशिश की है। सर। आज इस व्याख्यान माला में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर जी.पी. मिश्रा जी, कुलपति कुल सचिव जी, अभी हमारे बीच में जो वक्तव्य दे रहे थे श्री आदित्य विक्रम सिंह जी, इस स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के प्रभारी डॉक्टर N.K. पटेल सर, हमारे बीच में डॉक्टर S.P. जैन साहब हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे जो चर्चा करना चाह रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए मैं बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ और स्पष्टता के साथ ये स्थापित करने की चेष्टा करूंगा कि हमें इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, साक्षात्कार कैसे देना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार जाने के पहले एक चीज आप क्लियर कर लें अपने माइंड में कि दो प्रकार के पद होते हैं। एक अधिकारी का पद होता है और एक कर्मचारी का पद होता है। दोनों की कार्यशैली अलग अलग है, दोनों के अधिकार अलग अलग है, दोनों के कर्तव्य अलग अलग है। इसलिए साक्षात्कार देते समय आपको पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस पद के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं। एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि अधिकारी का कार्य क्या होता है और कर्मचारी का कार्य क्या होता है। मान लीजिए कोई अधिकारी है, अधिकारी का मतलब है जिसके पास अधिकार संरक्षित होंगे। कर्मचारी का मतलब है जिसे कार्य करना होगा। अब एक सामान्य भाषा क्या यदि हम उसमें परिवर्तित करें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे यदि हमने आपसे ये कहा कोई कर्मचारी की परीक्षा के लिए इंटरव्यू दे रहा है, अब तो 4th क्लास के लिए भी होने लगा है, तो कोई इंटरव्यू दे रहा है तो कर्मचारी का अंतिम उद्देश्य केवल कार्य करना होता है। यदि किसी अधिकारी ने ये कहा है कि आपके सामने ये दीवार है, इसे तोड़ दो जाकर के, अब कर्मचारी का कार्य ये है कि वो दीवार की ओर चल दे दीवार को तोड़ने के लिए, लेकिन अधिकारी का कार्य ये है कि व्यक्ति दीवार तक ना पहुंचे और उससे कह दे कि पीछे मोड़। यानी अधिकारी भी ये जानता है कि दीवार नहीं टूटेगी, कर्मचारी भी ये जानता है कि दीवार नहीं टूटेगी, लेकिन क्योंकि कर्मचारी का जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें तो ये देखी जानी है कि वो आज्ञाकारिता कितनी अधिक, आज्ञाकारिता को कितना अधिक महत्व देता है। अधिकारी जो भी कहे, उसका जो भी निर्णय हो, उसको कर्मचारी को करना है। अब यदि आप अधिकारी बने, क्योंकि आप सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इसलिए हम आपको अधिकारी के रूप में देखना चाहेंगे। अधिकारी के रूप में आप साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें? साक्षात्कार के 2 पार्ट्स हैं। पहला भाग है जो वो है अमौखिक संवाद और दूसरा जो भाग है वह है मौखिक संवाद। साक्षात्कार में आपका 2 प्रकार से संवाद होगा। एक अमौखिक होगा जिसमें आपके बोलने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा मौखिक होगा, प्रश्नोत्तर होगा जिसमें आपको बोलना होगा। हम सबसे पहले स्पष्ट करते हैं कि जब आप अमौखिक प्रक्रिया से गुजर रहे हो, अमौखिक प्रक्रिया से आप वहां से गुजरना शुरू करते हैं जब आप किसी भी साक्षात्कार के कक्ष के गेट में प्रवेश करते हैं। तो जब गेट में प्रवेश करते हैं तो उस समय आपको
4 चीजें अमौखिक प्रक्रिया में देखी जाती हैं। पहला, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। दूसरा, आपके हाव भाव क्या है। तीसरा, आपके चेहरे की अभिव्यक्ति क्या बताती है। और चौथा, आसन क्या है। जैसे ही आप गेट से प्रवेश करते हैं, आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, यह आपका परिचय देगा। किस तरीके से आपके चलने का स्टाइल है, यह अमौखिक आपका परिचय होगा। किस तरीके से आप बात करते हैं, यह अमौखिक परिचय होगा। किस तरीके से आप आसन पर, चेयर पर बैठते हैं, ये आपका परिचय देगा। तो जब आप साक्षात्कार के कक्ष में प्रवेश करें तो बहुत धीरे से आप गेट के अंदर प्रवेश करें। आपके कपड़े बिल्कुल सादगीपूर्ण होना चाहिए और आपके व्यक्तित्व के अनुकूल होना चाहिए। कोई भी कपड़ा आपका भड़काऊ नहीं होना चाहिए। जितना हो सके सौम्य कलर के आप अपने कपड़े पहन करके जाएं और प्रॉपर आपका हेयर कट होना चाहिए। प्रॉपर शर्ट या सलवार जो आप पहनते हैं, जो आप कपड़े पहने हैं, वह प्रॉपर आप किस तरीके से पहनेंगे वह आपको देखना होगा। इसके साथ अब हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी आपकी होना चाहिए। जब आप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने से लेकर के जब वो अधिकारी आपसे कहता है प्लीज टेक योर सीट, आप आसन ग्रहण करें, तो बैठने तक की जो स्थिति है, गेट से प्रवेश से लेकर के आसन पर बैठने तक का जो है वह आपकी बॉडी लैंग्वेज को बता देगा, वह आपके हाव भाव को बता देगा, वह बीच की जो प्रक्रिया है वह आपके चेहरे की अभिव्यक्ति को बता देगा। तो बॉडी लैंग्वेज सामान्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली बॉडी लैंग्वेज है सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज और दूसरी नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? जैसे आप किसी के साथ दृढ़ता के साथ हाथ मिलाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के सामने आपका बोर्ड बैठा होगा, तो आप विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, जैसी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, आप विनम्रता पूर्वक उनसे अनुमति मांगे आने के लिए और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके नमस्कार करें, उनका अभिवादन करें। और जब वो यदि हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं कई जगहों पर, तो आप अपने दृढ़ता के साथ हाथ मिलाएं। आप जब चेयर पर बैठते हैं तो चेयर को बहुत धीरे से सरकाएं और आप आराम से बैठ करके सीधे बैठने की कोशिश करें, यानी आपके रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो भी वो बात करना चाहते हैं उस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। आपका पूरा ध्यान जो देखने का नजरिया है वो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। बोर्ड के जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं उसमें से एक उनका प्रेसिडेंट होगा, मेंबर होंगे कुछ लोग, और आपको मैं बता दूं एक साइकोलॉजिस्ट बैठेगा। जो साइकोलॉजिस्ट बैठता है उसकी विशेषता या परिचय आप इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि वो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। इंटरव्यू के समय आपसे वो कोई भी प्रश्न नहीं करेगा, लेकिन उसी का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। इसलिए आप अपनी बॉडी को बिल्कुल सकारात्मक बनाइएगा। जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी सकारात्मक होना चाहिए, यानी आपकी दृष्टि, आपकी नजरें हैं, वो संबंधित जो प्रश्न कर रहा है उसके आंखों से आप आंख मिला करके बात करें और जो भी बात करें वो आप मुस्कुराते हुए बात करें। तो प्रमुख रूप से सकारात्मक हो, आप सीधे बैठे, आप ध्यान दें अपनी बातों पर, साक्षात्कारकर्ता की ओर ही देखें, मुस्कुराते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर दें और आपकी समुचित वेशभूषा हो, ये आपकी होगी सकारात्मक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। अब नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप जब हाथों को छिपाते हैं, चलते समय आप हाथों को कहीं ऐसे कर रहे, कहीं ये कर रहे, कुछ कर रहे,
अपने हाथों को छुपाना, ये आपका नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है। किसी की ओर मान लीजिए प्रश्न उसने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, सही उत्तर दे रहे, तब भी आप उसकी ओर यदि घूरने लगे, घूर करके आप देखते हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज नकारात्मक होगी। झुकना, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ना बैठ करके जबरदस्ती चारों ओर शरीर को झुका रहे हैं, ये झुकना भी आपकी नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है। उबासी लेना इंटरव्यू के समय, अरे क्या हो गया भाई, तो उबासी लेना ये भी आपकी बैड लैंग्वेज है। बाहर निकलने की ओर झुकाव, बार बार आप दरवाजे की ओर देख रहे, बार बार आप खिड़कियों की ओर देख रहे, इंटरव्यू वाला जो बोर्ड बैठा हुआ उसकी ओर ना देख करके आप दाएं बाएं देखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज होगी। आप जब चेहरा सीधा नहीं रखते हैं, तब भी वो नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज आपकी होगी। एक चीज और है कि जो सारी शरीर की जो भाषा है, उसको पूरी दुनिया पढ़ती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, वो आपके शरीर की भाषा को पढ़ती है, और वो पढ़ना आंखों के द्वारा होता है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी आंखों को देख करके आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो कृपया आप अपनी आंखों को बार बार दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर ये मत करें, ये बैड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो अमौखिक संवाद है, यानी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके कक्ष में प्रवेश करने से लेकर के आसन पर पूरी तरह से बैठने तक की जो प्रक्रिया है, ये आपकी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से आपको ये मानना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया आपकी अमौखिक प्रक्रिया है, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को प्रदर्शित करती है। आप कृपया सावधानी रखें। इसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए सीट पर बैठ जाएं, उनको थैंक्स बोलते हुए आप अपनी सीट पर बैठ जाएं, पॉजिटिव आप सोच रखें, और उसके बाद में आप क्या करें इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप अपने शरीर के हाव भाव ऐसे प्रदर्शित करें जिससे उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि आप उनका ध्यान आपके ऊपर बना रहे। आपने देखा होगा कि हम और आप जब कभी बात करते हैं तो खुली उंगलियों से बात करते हैं, इस तरीके से उंगलियां खोल करके बात करते हैं। जो व्यक्ति उंगली खोल करके बात करता है, इसका मतलब यह है कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। जो अपनी उंगलियों को बंद करता है बार बार, इसका मतलब है कि उसके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरह से नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले जो संबंधित सदस्य बैठे हुए हैं, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, आप उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। जब कोई आप प्रस्तुति देते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो आप अपने यदि प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आप प्रस्तुति के समय अपने अंदर होने वाली घबराहट को छिपाने का प्रयास करें। किसी भी तरह से बोर्ड को ये नहीं लगना चाहिए कि ये व्यक्ति इंटरव्यू देते समय घबराहट होता है। तीसरी चीज, आप जो भी प्रश्न का उत्तर दें वो सब पॉजिटिव उत्तर होना चाहिए। एक भी नेगेटिव उत्तर, जो नकारात्मक शब्द आप बोलेंगे, वह आपको हानिकारक होगा। और आप बीच बीच में बार बार खुले हाथों से आप इशारा करें कि सर ये है, सर हम ऐसा कहना चाहते हैं, सर हमारा उत्तर ये है। आप इस तरीके से खुले हाथों का इशारा आप बार बार करें। ये एक तरीका है जिसमें कि हम और आप यानी पहले से बॉडी लैंग्वेज को तैयार करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इससे पूरा बोर्ड आपके जो मैनर्स हैं, आपके जो एटिकेट्स हैं, आपके जो विनम्रता है,
आपके कपड़े पहनने का ढंग है, आपके चलने का ढंग है, आपके बैठने का ढंग है, आपके बोलने का ढंग है, आपके अन्य जो हाव भाव हैं उनके बारे में उनको पूरा ज्ञान हो जाता है कि इसमें कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। एक अधिकारी बनने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे हो। एक नर्वस व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता। एक नकारात्मक सोच वाला किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता। तो ये जो पाठ अभी हमने बताया ये अमौखिक संवाद था। इसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ज्ञान की परीक्षा तो आपने प्री पास कर ली, मेंस को पास कर लिया, आपने हाई स्कूल पास कर ली, जो सबसे ऊंची डिग्री होती है हाई स्कूल है, हाई है। उसके बाद आप ज्ञान की गहराइयों की ओर इंटरमीडिएट में आए, आप स्नातक होंगे, परास्नातक होंगे, रिसर्च करेंगे, तो ज्ञान की गहराइयों की ओर चल दिए। अब तो आपको महासागर में तैरना है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि ज्ञान की परीक्षा तो आप दे चुके हैं। अब आपका जो इंटरव्यू है उसमें प्रमुख चीज जो वो चेक करना चाहते हैं वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका माइंड आपके शरीर के पास कितना उपस्थित रहता है। आप लेक्चर सुनते समय जब हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में, तब भी आप महसूस करते होंगे, सभी छात्र छात्राएं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कि हमारे लेक्चर के बीच में भी आपका ध्यान कई बार बाहर जाता है, फिर से ध्यान को आप वापस लाते हैं और हमारी बात को सुनने लगते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एक इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। माइंड वैसा ना हो कि आपकी बॉडी प्रेजेंट है और माइंड एब्सेंट है, आप अधिकारी बनने लायक नहीं होंगे। एक अच्छा अधिकारी वह होता है जिसका माइंड हमेशा उसकी बॉडी के साथ उपस्थित रहता है। और आपने देखा होगा जब आपका ध्यान, आपका मन, आपका माइंड आपके पास, शरीर के पास रहता है, तो ना तो आपको कांटा लगता है, ना आप गड्ढे में गिरते हैं, ना कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी नहीं होता, चाहे आप हजारों किलोमीटर चले जाए। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जो देखने वाली बात होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपका माइंड आपके शरीर के पास कितना उपस्थित है। दूसरी चीज वो देखते हैं कि आपके माइंड का जो ट्रैक है वो जल्दी जल्दी तो नहीं बदलता है। एक अधिकारी के लिए पहली शर्त ये भी होती है कि उस व्यक्ति के माइंड का ट्रैक जल्दी जल्दी ना बदले। अस्थिर बुद्धि है वो, और जो व्यक्ति अस्थिर बुद्धि होता है वह समस्याग्रस्त होने पर स्वयं तो मरता है, पूरे ग्रुप को मरवा देता है। इसलिए आप अपने माइंड के ट्रैक को कभी जल्दी जल्दी ना बदलें। इसे हम एक भौतिक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहेंगे। आपने देखा होगा, आपने रेल की यात्रा की होगी। रेल है एक इतनी छोटी सी पटरी पर, दिल्ली से कलकत्ता तक, कलकत्ता से बॉम्बे तक, बॉम्बे से दिल्ली तक यात्रा करा देती है। कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अपना ट्रैक नहीं बदलती है जल्दी। जब आवश्यक होता है तभी ट्रेन अपना ट्रैक बदलती है, अन्यथा ट्रैक नहीं बदलती, इसलिए उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता। दूसरी ओर आप रोड पे देखें, रोड पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति अपना ट्रैक बदल रहा है। ट्रक वाला अपने रास्ते पे जा रहा है तो बस वाला उसे ओवरटेक करना चाहता है, बस वाले को कार वाला ओवरटेक करना चाहता है, कार वाले को मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक करना पड़ता है, मोटरसाइकिल वाले के बीच में साइकिल वाला फंस जाता है। और आपने तो यहाँ तक देखा होगा कि पैदल चलने वाला व्यक्ति कार वाले को हाथ देता है कि आप रुक जाओ, हम चले जाए। हेलो सर, जो गलत है। तो आपके माइंड का ट्रैक तो नहीं बदलता है। आपसे कम से कम इंटरव्यू के समय 3 प्रश्न एक जैसे होंगे। एक
तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि पहला आप सूत्र आप मान के चले कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी माइंड आपका बॉडी के साथ उपस्थित होना चाहिए। दूसरा, आप अपने माइंड के ट्रैक को जल्दी जल्दी ना बदलें। एक जैसी समस्या के 3 प्रश्न आपके सामने आएंगे और तीनों प्रश्नों का उत्तर यदि आपने एक जैसा दे दिया तो आप सफल हैं, अन्यथा आपको असफल माना जाएगा। हर इंटरव्यू के जो तैयारी कराते हैं उसके लिए यही समझाया जाता है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर एक जैसे दें। तीसरी चीज, आप हाजिर जवाब ना बने। आपने अकबर और बीरबल का प्रसंग सुना होगा। कभी भी आपको मालूम है कि बीरबल तत्काल उत्तर दे देता था अकबर जो भी पहुंचता था, और उत्तर देने के बाद फिर टाइम मांगता था कि सर महाराज हम इसका उत्तर कल देंगे आपको। और आपने देखा कि पूरे जीवन में बीरबल कभी राजा नहीं बन पाया। यानी जो हाजिर जवाब होता है वह कभी भी प्रशासक नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है, तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप तत्काल ना दें, कुछ सेकंड के लिए सोचें। अधिकारी के लिए अनिवार्य शर्त है कि उसमें सोचने की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल करके तमाम प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी और उन समस्याओं का समाधान यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आप उनको नहीं दे पाएंगे। चौथी चीज, आपको मालूम है एक रूस में बहुत अच्छी कहावत है कि मक्खी खाली प्लेट पर नहीं बैठती। इसका मतलब यह है कि आपका चुनाव भी तब तक नहीं होगा जब तक कि आपके माइंड में कुछ नहीं है। माइंड में आपके ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? मेरी दृष्टि में वो ज्ञान आपके चरित्र में झलकना चाहिए। आपका ज्ञान आपके ज्ञान में चरित्र में झलकना चाहिए। इस तरीके का जब आप उत्तर देते हैं वो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल है, तो आपके इंटरव्यू करता आपका सही मूल्यांकन कर पाते हैं। आपसे ये भी अनुरोध है कि आप अपना जो बेस्ट हो वह जवाब दें। हर कोई बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बेस्ट करने की कोशिश में केवल एक चीज भूल जाता है कि वो वैलिडिटी का ध्यान नहीं रख पाता। सोचें कि हमारा उत्तर बहुत बेस्ट हो, हमारा काम बहुत बेस्ट हो, तो फिर उस समय हम और आप वैलिडिटी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। मेरा अनुरोध है, आज इंटरव्यू के समय सत्यता से अधिक महत्वपूर्ण वैधता है। वह आपका उत्तर वैध होना चाहिए। सत्य या असत्य हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया, आप 100% सही उत्तर दे दो तब भी आपका चुनाव नहीं होगा, और आपके गलत उत्तर होंगे तब भी आपका चुनाव हो सकता है। सही उत्तर देने वाले का जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो ये कहता है कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। एक्चुअली आपके उत्तर तार्किक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आपने देखा होगा, जैसे हम चुनाव का उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए ए का वोट यदि बी डाल गया तो ए घूमता रहता है और बी का वोट वैलिड हो जाता है, जबकि सही बात क्या है कि ए का वोट सही है, बी का नहीं है, लेकिन वैलिडिटी उसकी है। दूसरा उदाहरण देखें आप, जैसे हम ये कहते हैं कि 2 धन 1 बराबर कितना होता है, तो अधिकांश छात्र छात्राएं उत्तर देंगे कि 2 धन 1 बराबर 3 होता है। अब मान लीजिए आपके इस उत्तर के विरुद्ध हम ये कह देते हैं कि 2 धन 1 बराबर 1 होता है, तो आप सबको आश्चर्य होगा पर आगे कितनी नदियां हो जाती हैं। आपका उत्तर होगा कि 1 होता है। वही मैं कहना चाहता हूँ, यानी आपने जो उत्तर दे दिया है उसको आप वैलिड कर, आप अपने उत्तर को बदलो नहीं। वो तो आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आपने जो भी वो सोच करके उत्तर दें। ऐसा ना हो कि उत्तर देने के बाद आप सोचें। सोचना पहले है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हाजिर जवाब मत बनो। आप 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए
सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये माइंड से कुछ सोच रहा है, और जब आप सोच करके उत्तर देंगे तो आपको वैलिडिटी ज्यादा होगी। तो मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि आप अपना उत्तर तार्किक दें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संतुलित भाषा का प्रयोग करें। अभी हिंदी के प्राध्यापक आपसे बात कर रहे हैं, पटेल सर हिंदी के विद्वान बैठे हुए हैं, हमारे जैन साहब जो सुन रहे हैं उनकी भी हिंदी पर बहुत बड़ा कमांड है। तो आप देखते हैं कि जब ये बोलते हैं जब ये बोलते हैं तो एक संतुलित भाषा का उपयोग करते हैं। आप इंटरव्यू में बहुत अधिक संतुलित भाषा का प्रयोग करें। जितना बोलना हो केवल उतना बोलें, उससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप ये दिखाने की कोशिश मत करो कि हम इस चीज की व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या के लिए वो नाम को नहीं बुलाया गया है, वो केवल आपके तार्किक शैली को समझना चाहते हैं, आपकी भाषा के उपयोग को समझना चाहते हैं, जिससे कि कल आप फील्ड में जाए ऑफिसर बन के तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट ना हो। और अंतिम चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि आप अपने माइंड में पूरा ध्यान साइकोलॉजिस्ट की ओर रखना। इंटरव्यू में जो एक भी प्रश्न नहीं पूछता है वह साइकोलॉजिस्ट होता है, और साइकोलॉजिस्ट प्रश्न नहीं करता है, वो आपके हाव भाव को देखता है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखता है, वो आपके आत्मविश्वास को देखता है, वो आपके अंदर की सकारात्मकता को देखता है, वो ये देखता है कि चैलेंज आने पर आप कितने स्थिर रह सकते हैं या घबरा जाते हैं। ये सारी चीजें वो देखना चाहता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। तो साक्ष्य यदि इन बातों का ध्यान रखें कि हम अमौखिक संवाद कैसे करें और मौखिक संवाद कैसे करें, दोनों पार्ट को, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है उसको भी आप बहुत अधिक ध्यान में रखें, और दूसरा आप ये भी ध्यान में रखें कि आखिर उस बॉडी लैंग्वेज के साथ आप प्रश्नों का उत्तर कितनी सरलता के साथ, सहजता के साथ, विनम्रता के साथ, बिना किसी घबराहट के साथ दे सकते हैं। तो ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं केवल अपनी बात को समाप्त करने के पहले केवल इतना आपसे चाहता हूं कि आप जब भी इंटरव्यू की तैयारी करें तो एक बार फिर से उन चीजों को मैं दोहरा देता हूं कि आप दृढ़ता के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि शरीर की भाषा को दुनिया कोई सब पढ़ती है। आपकी बात को कोई समझे या ना समझे, शरीर की बात को सब समझ जाते हैं। यदि आप दूर भी खड़े होते हैं जहां पर मेरी आवाज नहीं पहुंचती, और यदि हमने आपसे हाथ से कह दिया कि आओ, तो आप वहां से चल देते हैं। आप अपने मम्मी पापा के, बहन भाई के आंखों को देखते ही समझ जाते हैं कि इनके हाव भाव क्या है, मम्मी कैसा रिएक्ट करेंगे, पापा कैसा रिएक्ट करेंगे, आंखों को देख करके। वो बोलते नहीं लेकिन आंखों से ही सब समझ लेते हैं आपकी। तो आंखों की बहुत बड़ी भाषा है, इसलिए आप अपनी शारीरिक भाषा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हाव भाव जो रखें वो सकारात्मक रखें। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो, यानी चेहरे की जो अभिव्यक्ति हो वो प्रसन्नतादायक हो। आप संतुलित आसन में बैठें, सीधे बैठें, ध्यान दें, साक्षात्कारकर्ता की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, मुस्कुराते हुए जवाब दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। कोशिश करें आप कि कभी भी हाथों को छुपाएं नहीं, घूर करके मत देखें, झुक करके नहीं बैठना है आपको, उबासी नहीं लेना है, बाहर निकलने की ओर झुकाव ना रखें कि हम जल्दी से निकल जाएं। सीधा आपको चेहरा रखना है, समुचित वेशभूषा होना चाहिए, और आंखों की भाषा आपकी बहुत सजीव होना चाहिए। आप मौखिक संवाद करते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखें, अपने मैनर्स, अपने एडिकेट्स, अपने वस्त्र, अपने बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, इन सारी चीजों पर अपनी ध्यान रखें।
और अंत में केवल यहाँ पर मैं बात समाप्त करूंगा कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपके द्वारा जो बायोडाटा में अभिरुचि भरा है, अभिरुचि से पूछे जाए। वो हर तीसरे चौथे क्वेश्चन के बाद वहीं पर आ जाएगा। जो प्रेसिडेंट होगा ना, वो आपसे यदि आपने ये भर दिया कि मुझे तो क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो बार बार वो क्रिकेट के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा, घुमा देगा आपको 1962 में जो क्रिकेट हुई थी, किन किन देशों के बीच में हुआ था। यानी आपने अभिरुचि में भरा तो आपका मतलब ये है कि आप उसका इतिहास, भूगोल, सारी अभिरुचि का जो आपको हो, केवल वही आप भरिएगा। इस तरीके से यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो मैं ये कामना करता हूं कि आपका इंटरव्यू सफल रहेगा और आप एक अच्छे पद पर चयनित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। नंद किशोर जी। सर, जैन सर हमारे बैठे हैं, वो भी विशेषज्ञ हैं। लगता है फिर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है सर। हमें लगता है अनुभव करने लगे। चलिए कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें और किस तरह से अपने इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष बहुत अच्छा व्यवहारिक तरीके से सबने बहुत सारगर व्याख्यान हमारे विद्यार्थियों के लिए दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक जो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एसपी जैन सर, अगर वो कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हो संक्षिप्त में एक दो मिनट के लिए, तो सर सादर आमंत्रित हैं सर आप। जैन सर। बहुत अच्छा वेबिनार हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही? हेलो, आवाज बहुत सारी मेरी सर आ रही है आवाज है सर। बहुत सारगर्भित वेबिनार हुआ और